भाई, कैसा है भाई? दोबारा हिम्मत भी कैसे की आपने यहाँ आने की? भाई, पहले भी मना कर चुका हूं आपको। आपके और मेरे बीच में कोई भाई बहन का रिश्ता बाकी नहीं रह गया। इतना कैसे गिर गई आप? सगी बहन है ना आप मेरी, फिर मेरे बच्चे को इतने दिन मुझसे दूर रखने की साजिश में कैसे इन्वॉल्व हुई आप? इस शब्द से मुझे मत पुकारिएगा, आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता। कोई रिश्ता नहीं रह गया हमारा, समझे? भाई, आई नो मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर तू मेरा भाई है, ये बात मेरी आखिरी सांस तक बदली नहीं जा सकती। और मैं लाइफ लॉन्ग कोशिश करती रहूंगी कि कुछ ना कुछ करके तुझे मना लूं, पर उसके लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, और जिंदा रहने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। भाई, मेरा प्रोडक्शन बिजनेस ठप हो गया है, और इस वक्त मुझे नौकरी की जरूरत है। प्लीज प्लीज अपनी कंपनी में मुझे जॉब दे दे। मुझे वर्क एक्सपीरियंस है, एंड आई स्वेयर मैं जी जान लगाकर काम करूंगी। ट्रस्ट मी प्लीज। कोई जगह नहीं, ना इस कंपनी में, ना इस घर में, और ना हम में से किसी के दिल में। कि चाहे जो हो जाए, डैड हमेशा उन्हें ही प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने के चक्कर में डैड इस हद तक चले जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बेचारा भाई। आंटी, थैंक यू सो मच भाई को सपोर्ट करने और उसकी तरफ से बोलने के लिए, वरना एज यूजुअल भाई ना तो डैड की बात को अपोज करता और ना ही कुछ कहता। थैंक यू सो मच। मन्ने थैंक यू क्यों बोल रही है? मैं तो थारे भाई को सपोर्ट करूंगी ना। थारा भाई हमारा दामाद जो है। आंटी, मैं ना हमेशा से आपको बहुत एडमायर करती थी, क्योंकि आप अपने थॉट्स में हमेशा इतनी क्लियर रहती हैं। पर आपको नहीं लगता कि इस बार आपसे गलती हो गई है? कैसी गलती? हाँ, वो आप मीत भाभी और भाई को अलग करना चाहती हैं ना, तो फिर उन्हें एक ही ऑफिस में काम करने कैसे दे रही हैं? I mean, वो दोनों कभी भी एक दूसरे करने के लगे। मैं बड़ा सोचे समझे बाजी चढ़ती हूँ। मैं अपनी बेटी नीलू ने ऑफिस भेजती रहा करूंगी। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आंटी, आपकी बेटी नीलू हमेशा तो ऑफिस में नहीं रह पाएगी ना। आंटी, यू डोंट नो, आजकल ऑफिस रोमांसेस और अफेयर्स का बहुत ट्रेंड है, और ये दोनों तो अपने नाम की तरह हमेशा से एक साथ ही रहे हैं। चाहे इन दोनों के बीच कोई भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, इनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार ही रहता है। मुझे तो डर है कि कहीं ये दबा हुआ प्यार फिर से बाहर ना आ जाए, और ऑफिस में तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। कई बार लड़खड़ाया हूं, लेकिन फिर खड़ा हो गया और फिर सीखा कि क्या नहीं करना है, और उसके बाद दौड़ा, और देखो आज कहां से कहां पहुंच गया। पर पापा जी, आपने हमेशा से पता था कि आपने अपने पैर बिजनेस में जमाने हैं, तो आपने तो पता ही था कि आप कभी ना कभी तो अच्छा कर ही लोगे। समझ सकता हूं बेटा जी, मैं जानता हूं कि ये काम तुम्हारे लिए नया है, लेकिन पूरी दुनिया में हर काम जो हम शुरू करना चाहते हैं वो नया हो, कितना भी अनजाना हो, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ दो मंत्र हैं। एक,
बहुत सारा हार्ड वर्क, और दूसरा सीखने का जो हौसला होता ना वो होना चाहिए। और तुम्हारे अंदर जो कभी ना हार मानने वाला जुनून है, ये जुनून मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये काम भी बहुत आसानी से करवा लेगा। और बेटा, इस काम को ना तुम सिर्फ काम समझ के मत करना, इसे जिम्मेदारी समझ के करना। वो जिम्मेदारी जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें दी। समझ रही हो ना? Yes, that's it. हम अभी निकलते हैं। आओ। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। राजीव, डॉक्टर का फोन आया था, पोस्ट सर्जरी चेकअप के लिए हमें हॉस्पिटल अभी जाना होगा। अभी? हाँ। नहीं, अभी नहीं जा सकता मैं हॉस्पिटल। अरे अभी मुझे इस बच्ची के साथ रहना है। तुम एक काम करो, हॉस्पिटल फोन करके अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा कर। ना, ना, ना। पापा जी, आप हॉस्पिटल जाइए, सबसे पहले से आते हैं आप जाइए। नहीं बेटा, अभी तो मुझे तुम्हें सारी डिटेल्स बतानी प्रोडक्ट्स के भी। कहाँ जाऊंगा मैं हॉस्पिटल? फिर किसी और दिन कर लूं। मैंने वो प्रोडक्ट का प्रिंट आउट मिल गया, बाकी की डिटेल होंगी लैपटॉप में, मैं देख लूंगी। आप जाइए। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी, सपोर्ट हो जाता है बेटा। पापा जी, आपने भरोसा है ना मुझ पर, तो फिर भरोसा रखिए, मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगी, आप जाइए। हाँ राजीव, चेकअप बहुत जरूरी है, प्लीज वो संभाल लेगी। ठीक है, तुम कहती हो तो। हमें इन्वेस्टर्स के साथ प्रोडक्ट मीटिंग जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। आप इतने कैसे हैं? फाइल्स लेकर यही चाहिए थी ना आपको? ये रहा हमारे हर एक प्रोडक्ट का पिछले 25 सालों का डेटा। ये सेल्स ग्राफ, ये हमारी परफॉर्मेंस जिससे सेल्स अफेक्ट हुई है, ये हर साल का क्वार्टरली ब्रेकडाउन, और साथ ही साथ आपको इस कलेक्टिव डेटा पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। दुनिया भर की गणित बता दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब ना दिया। आप ऑफिस में क्या कर रही हैं? मैम, इंसान ऑफिस में क्या करता है? काम, राइट? वो ही कर रही हूँ। इससे पहले कि दौड़ू राम की नजर आप पर पड़े ना, अच्छा होगा कि आप यहाँ से निकल जाएं, वरना वो आपका क्या हाल करेगा ये मन ने बताने की जरूरत न है। एक्सक्यूज मी मैम, आप इतनी आसानी से मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं आपकी कॉर्पोरेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट हुई हूँ। अच्छा, और किसने किया आपको अपॉइंट? मैंने। एंड आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपॉइंट किया इन्हें इस पोस्ट पर। तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? मासूम की ऑफिस का काफी काम जानती है। इनफैक्ट तुम्हें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे तुम ऑफिस में काम पर कंसंट्रेट कर पाओगे, ना कि अननेसेसरी ड्रामा पर। इट विल हेल्प, ट्रस्ट मी। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप जानती हैं ना मासूम दी ने क्या किया था? मासूम दी ने मानुषी के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया था, और इसके बाद मैं उन्हें जॉब दे दूं। ये नहीं होगा अम्मा। सफलता की दौड़, मैदान में जंग और व्यापार में सफलता, दिल के लिए फैसलों से ना होते, उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप अभी ना दिल से फैसले ले रहे हो। अम्मा, बात अभी सिर्फ उतनी सी नहीं है। मानती हूँ, मीत हुडा को भी तो इतनी तकलीफ होती होगी ना मासूम का नाम सुन के। बच्चा तो उसने भी खोया है, उसका दर्द भी आपके दर्द से कम ना होगा। पर इसके बाद भी उसने मासूम को अपने घर में जगह दी। सोचा है कभी क्यों किया उसने ऐसा? मीत हुडा खेल खेल गई दामाद जी। पहले आपके माँ बाप को अपनी तरफ मिला लिया, और अब आपकी बहन मासूम को। एक दिन ऐसा आएगा ना जब पूरे परिवार को वो अपनी तरफ मिला लेगी। इसलिए कह रही हूँ कि उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। कम से कम आप उसके बहाने उस छोरी मीत हुडा पे नजर तो रख पाओगे।
बड़ा विश्वास था डैड को इस लड़की पर। ये कंपनी बहुत आसानी से चला लेगी। फिर क्या हुआ? आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। और तुम्हें ऐसे दर्द और तकलीफ में घुलते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ ना वो अच्छा ही हुआ। क्योंकि अब तुम्हें समझ में आएगा कि हर रोज इस दर्द और इस तकलीफ के साथ मैं कैसे जीता हूं। अब तुम्हें समझ में आएगा कि जब आपके अपने लोग आप पर यकीन करना बंद कर देते हैं, आपके अपने लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, आपके लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, तो आपको कैसा लगता है। सोचो मीत, सोचो तुमने मुझसे क्या क्या छीना है। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, तुमने मुझसे मेरे डैड छीन लिए, तुमने मुझसे यहाँ तक मेरा सपना छीन लिया, जिस सपने के लिए मैं हर रोज जीता था, जो सपना मेरे दिल के अजीज था, जो सपने के लिए मैं हर रोज मर मर के काम कर रहा था, वो सपना तुमने मुझसे छीन लिया। और इसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी रह गई है। नथिंग एल्स। आई हेट यू। जिस कंपनी और जिस कुर्सी पर तुम आकर बैठ गई हो ना, वो मेरे डैड का सपना है। और उस सपने के साथ साथ उनकी इज्जत, उनका गुरूर है। और आज इस 25 मिनट की मीटिंग के बाद तुमने उनका सिर्फ सपना नहीं तोड़ा, बल्कि उनकी इज्जत, उनका गुरूर, उनका अभिमान, उनका नाम, उनकी पहचान, एक पल में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने मीत। क्या लगता है तुम्हें? ये कपड़े बदल लोगी, वापस से मीत हुड्डा बन जाओगी तो डैड की बराबरी कर लोगी तुम? एक बात मैं तुम्हें अच्छे से समझा देना चाहता हूं मीत। मेरे डैड ने इस कंपनी को कड़ी मेहनत से खड़ा किया है। इस कंपनी के लिए एक एक ईंट जोड़ी है उन्होंने, खून पसीना एक किया है, महीनों महीनों तक अपने बच्चे, अपने परिवार से दूर रहे हैं वो, तब जाकर ये कंपनी खड़ी हुई है, समझी तुम? और तुम्हें लग रहा है कि 25 मिनट में जिस तरह तुम पिज्जा डिलीवर करती हो ये कंपनी संभाल लोगी, तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि तुम इस कंपनी को संभालने के लायक नहीं हो। ये पैसा लो और इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दो, और अपना ईगो अपनी जेब में रखना। दो चाबियां इस ड्रॉअर की, एक मेरे पास रहेगी, एक तुम्हारे पास। तुम्हें जब भी इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना हो, यहां से पैसे लेना और उनका पैसा उनको वापस लौटा देना, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। इस बात के बारे में किसी और को पता नहीं चलेगा। चलो, अच्छा बर्फी आंटी को देने के लिए कुछ मसाला तो मिला, और जब मसाला उनके पास पहुंचेगा तभी तो कमाई होगी। जी लॉयर साहब कहिए।
आपके डिवोर्स पेटिशन की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे होगी। ओके, ठीक है, मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगी। सुन छोरी, इब तन्ने भी दामाद जी ने अपना बनाने की कोशिश में पूरी तरह जुट जाना चाहिए, ताकि वो थारी ओर देखे, थारी बात सुने, थारा सुख दुख बांटे, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि वो थारे करीब आए, समझी? अम्मा, मैं पूरे दिल से उन्हें अपना बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मगर अम्मा, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि वो मीत हुड्डा से प्यार करते हैं। आज ऑफिस में जो हुआ उसके कारण ये सब बोल रही है ना? अरे मासूम ने दूर से देखा उन्हें, और दूर से देखी हुई चीज आंख का धोखा भी तो हो सकता है ना? हो सकता है अम्मा कि वो नजर का धोखा हो, मगर दिल तो कभी धोखा नहीं देता ना। जब भी मैं उन दोनों को साथ देखती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे कि मैं उन दोनों के बीच आ गई। ऐसा लगता है जैसे मीत अलावत के साथ मीत हुड्डा को होना चाहिए, मुझे नहीं। सौतन है वो थारी, और सौतन के साथ हमदर्दी ना की जाती। तरस खाना है ना, तो अपने ऊपर खा। थारे अतीत ने थारे माथे पे जो कलंक लगाया है, वो तभी धुलेगा जो दामाद जी तन्ने पूरी तरह से अपनाएंगे। इसलिए आज वादा कर अपने आप से कि आज तू पूरी तरह से दामाद जी की हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता ना है थारे पास, समझे? लगता है दामाद जी आ गए। भगवान करे मीत हुड्डा को तलाक देने के बाद दामाद जी भी तेरे पूरी तरह से। कहते हैं इंसान को 3 चीजों से बच के रहना चाहिए: आग, बाघ और चतुर इंसान। और यो छोरी मीत बड़ी चतुराई से खेल खेल रही से मान बन के तन्ने ये दिखाना चाहती है कि यो मीत अलावत को तन्ने सौंपना चाह रही से। और सच्चाई तो यो है कि इसने मीत को कस के पकड़ रखा है। तो मीत अलावत की बीवी होने के नाते थारा ये फर्ज बनता है कि चाहे साम हो, दाम हो, दंड हो, भेद हो, कुछ भी अपना, लेकिन अपने पति ने हासिल कर, क्योंकि ये युद्ध है छोरी, और युद्ध को तड़ने किसी भी हाल में जीतना होगा। एक बार कह दिया ना मैंने, तो बात खत्म। भाई साहब, अच्छा तो यूं ही होता कि आप दामाद जी के साथ तीर्थ यात्रा पे जाते, पर आप भूल क्यों रहे कि बाप के 2 नहीं 3 बेटे हैं। यो
आपकी बहू बेटा, यो भी तो बेटा ही है। क्यों रे छोरी, लेके जाएगी ना अपने पापा जी ने तीर्थ यात्रा पे? ये जरूरी नहीं होता है कि हर इंसान की इच्छा उसके अनुसार पूरी हो। इस साल नहीं गए तो क्या हो गया, अगले साल चले जाएंगे। और बेटा तुम इतना स्ट्रेस मत लो। देखो पूरे बिजनेस का भार तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हें वो सब संभालना है। अरे तो इसमें क्या बात होगी, बेटे के कंधे पे तो जिम्मेदारी होती ही है। बिजनेस की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, परिवार की खुशी की जिम्मेदारी बेटा तो पूरा करता ही है ये सब। थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी ये पूरा ना कर सके तो क्या फायदा बहू बेटा होने का। देखिए पापा जी की इच्छा जरूर पूरी होगी। अगले महीने की पूनम पर ही आप तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, मैं अपने लेकर जाऊंगी। बेटा ये क्या कह रही तुम, क्यों इतना परेशान हो रही हो? पापा जी मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, तो अब आप मेरी बात मान। पर मारे होते हुए देखती हूँ कि तू कैसे पूरी करवाएगी बेटा बन के यो यात्रा। और जब तक तू इस काम में असफल होगी ना, तब तक मैंने भी तन्ने इस घर से बाहर भिगवाने का रास्ता ना निकाल लिया तो मारा नाम भी बर्फी देवी नहीं। लीजिए बाहर जमा करवा दीजिए। आइए। जी मेरे पापा जी इस पूर्णिमा को देवी यात्रा को जाना चाहते हैं, यहाँ पे बुकिंग करना चाहते हैं, सारे फॉर्म मैंने भर दिए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ है जो उनको यात्रा करवाएंगे? इसमें तो किसी मीत का नाम लिखा हुआ। जी मैं ही मीत हूँ। आप उनकी बेटी? जी ना, मैं उनकी बहू हूँ, मैं उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगी। मैं यहाँ 7 सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक जो मैंने देखा है बेटे ही अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेके जाते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक बहू अपने ससुर को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाएगी। पंडित जी मेरे पापा जी मन ने बहू बेटा मानते हैं, और फिर बहू लेकर जाए या बेटा, मतलब तो सिर्फ माता रानी के दर्शन थे है ना। ना छुटे, रीत तो ना बदलेगी। जानती हूँ कि काम को बताना होता है कि उसे अंजाम देने वाला कौन है, और जिस काम का बीड़ा तूने उठाया है ना, उसे तो मैं पूरा ना होने दूंगी। मैं ये ना होने दूंगी कि बेटियां कभी बेटे की जगह ले सकती है। ठीक है, आप अपने ससुर जी के साथ आके देवी कलश लेकर जाइएगा और इसी से यात्रा की शुरुआत होगी। रजिस्ट्रेशन आज हुआ तो कलश भी आज ही लेना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना पड़ेगा। और इस साल ना भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है, हो सकता है आपका नंबर दोबारा ना लगे। मैं पहुंच जाऊंगी। पापा जी ने साथ आना जरूरी है? वैसे यात्रा की इच्छा किसकी है ये बताइए। पापा जी की। तो फिर देवी कलश भी उन्हीं के हाथों में दिया जाएगा, इससे उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ है देवी कलश के लिए। ऐसी बात है तो फिर मैं पहुंच जाऊंगी पापा जी के साथ। कितने बजे आना है? शाम को 5 बजे। ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक 5 बजे। 5 बजे न राज भाई साहब पहुंचेंगे और न तू।
देख रहे हो दामाद जी, हमारी छोरी नीलू को कैसे टूट गई है। आंखें खोलो और देखो कैसे लड़ रही है अपने अकेलेपन से, और ऊपर से आपका तड़ाक भी लंबे समय के लिए टल गया। अब इस चोरी को बूढ़ो और मारी नीलू पे तरस खा। उसे उसका हक दे दो। उसकी खुशियों का ख्याल रखना, उसे उसका अधिकार देना आपकी जिम्मेवारी है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है थारी, पागल हो गई है। यो सब करने की क्या जरूरत थी? वो सब के पैन रखा है। आपने कहा था ना ये युद्ध है, अब मुझसे जैसे भी लड़ा जाएगा मैं वैसे ही लड़ूंगी ना। तन्ने कुछ अजीब ना लगा? मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। अगर तुम मेरी वाइफ के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करने आई हो ना तो चली जाओ यहाँ से। वैसे भी मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गो। मैं भी तेरे से बात करने के लिए कोई मरी ना जा रही हूँ। हाँ तो जाओ यहाँ से। मैंने भी कोई शौक ना है रुकने का। गो। वैसे नीलम करना क्या चाह रही थी? हाँ युद्ध तो है, और युद्ध तो हमेशा ना बड़ से ना लड़ा जाता, उसके लिए ना अक्ल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बड़ी समधन जी, छोटी समधन जी, नीलू, कहाँ हो सब लोग? दामाद जी आओ, देखो यात्रा ऑफिस से लाइव टेलीकास्ट आ रहा है। वो बहू बेटा भी तो आएगी ना राजवर्धन जी को लेके यहाँ कलश लेने। देखो सब लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूनम के दिन देवी दर्शन के लिए मिलने वाले कलश का आज आखिरी दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति कलश प्राप्त करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं की भीड़ है जो अपने माता पिताओं के साथ यहाँ आए हुए हैं ताकि उनके माता पिता की मनोकामना पूर्ण हो सके। पंडित जी जरा देखिए आखिरी नाम किसका है, कौन बचा है, बताइए। जी पंडित जी, बस एक नाम रह गया है, ये देखिए। मीत हुड्डा। जी पंडित जी। राजवर्धन अहलावत। ये जी। मीत हुड्डा, राजवर्धन अहलावत, आप आगे आएं और अपना कलश लेकर जाएं। कलश वितरण का समय समाप्त होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। हम आपको आखिरी बार सूचित कर रहे हैं, कृपया आकर के अपना कलश लेकर जाएं। अब कहाँ से आएंगे वो पंडित जी? पंडित जी, माँ बाप को कलश दिलाना ना छोरों का काम है। छोरी खाना, छोरी घर पे बैठ के चूल्हा चौका या श्रृंगार कर रही होगी। मैं लागे है
यो कलश का हकदार कोई और है आज, जो देवी माता का सच्चा भक्त होवेगा। तो वेटिंग लिस्ट से किसी और को मौका दे दो, वो छोरी ना आवेगी। आखिर कहाँ रह गए ये दोनों? मीत बहू राज को लेकर कलश लेने पहुंची क्यों नहीं अब तक? पहुंचेंगे कैसे? जिन चोरों को मैंने पट्टी पढ़ाई थी वो उसे वहाँ पहुंचने देंगे तब। वैसे पहुंच तो जाना चाहिए था उसे अब तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवर्धन जी के फर्ज के आगे उसे अपनी माँ का फर्ज याद आ गया हो और उन्हें छोड़ के वो अस्पताल चली गई हो माँ को देख खड़े। नहीं नहीं, वो राज के साथ पहले कलश लेने ही जाएगी। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए। और उसका क्या भरोसा? छोरी है तो मनमौजी, करती तो वही है जो उसका मन करता है। मैं देख कर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बात की उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि मीत हुड्डा अपने ससुर के साथ आज यहाँ समय पर पहुँच पाएगी और कलश प्राप्त कर पाएगी। ऐसे में ये स्थिति बनती है कि ये कलश किसी और को सौंप दिया जाए। रुकिए रुकिए यो कलश मेरे पापा जी का है। अरे के कमाल की छोरी से एकदम टाइम से लेके आ गई अपने पापा जी ने। पंडित जी मैं माफी चाहती हूँ कि हम एकदम आखिरी मिनट पर पहुंचे हैं, पर कुछ बदमाशों ने हमारी गाड़ी ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। और पोकर क्यों है? क्योंकि खेलने वाले के चेहरे से पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पास पत्ते कैसे हैं। तुम्हारे पास चाहे जितने भी कमजोर पत्ते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास कमजोर पत्ते हैं, क्योंकि जो सामने वाला खिलाड़ी है वो तो बहुत गौर से तुम्हारे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी आंखों में देख रहा है। तो तुम्हें अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस बना के रखना है और ऐसे दिखाना है कि अरे ये गेम तो मैं जीत ही जाऊंगी। इस गेम में जो पत्ते हैं ना वो बहुत ही सेकेंडरी है। मेन क्या होता है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुम्हारे पत्ते कैसे हैं सिर्फ तुम्हें पता है, सामने वाले को तो पता ही नहीं है। ये आधे तुम्हारे, ये आधे मेरे, ठीक है? अपने पत्ते दो। फोल्ड। अच्छा तुम्हारे पत्ते दिखाओ। अरे तुम्हारे पास जो पत्ते हैं मुझसे कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये देखो,
अरे तुम तो जीत जाती। और तुम्हें पता मैं कैसे जीता? क्योंकि मैंने अपने पत्तों की परवाह नहीं की। मैंने एक सेकंड के लिए भी अपने चेहरे से अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दिया। बस यही तो करना है, अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखना है। और ठीक यही मंत्र बिजनेस में भी यूज होता है। अपनी डील्स करते हुए, नेगोशिएशंस करते हुए तुम्हें अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आधी जंग तो हम इसी से जीत जाते हैं। देखो, ये संभव नहीं इंसान के लिए कि सब कुछ कंट्रोल करे, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने आप पे हम पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। और यही हमारे हिस्से का बेस्ट कार्ड है, कॉन्फिडेंस। और एक बात और, लोग बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो इन्वेस्ट करता है उस इंसान में जो उस बिजनेस को चला रहा होता है। वो पैसा तब लगाता है जब उसे दिखाई देता है कि जो चेहरा उसके सामने है उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं, उसकी आंखों में वो बात है कि नहीं। तो उसे लगता है कि हाँ, अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे इस बिजनेस में घाटा नहीं होगा। और तुम्हें वो इंसान बनना है जिसपे सब विश्वास करें। जी हाँ जी मैडम, मैं पेस्ट कंट्रोल से आया हूँ। हाँ भैया, बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं पहले ब्रेकफास्ट तो टेबल पर रखा हूँ। भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है। दिल्ली वाले पराठे याद आ गए। अरे राजीव खिलाओ ना, राजीव को बहुत पसंद है पराठे, और घर के मक्खन के साथ। जाओ दो, राजीव खाइए, मजा आएगा। अरे सुबह सुबह मुंह क्यों लटका लिया तूने, हैं? अरे तूने पराठा खाया ना, तो यूं समझ ले मैंने खा लिया। ये घर भले ही 2 हिस्सों में बंट सकता है, लेकिन दिलों का रिश्ता उसे कोई नहीं बांट सकता। सुनैना, मम्मी जी, वो नाश्ता तो रेडी है लेकिन हम उसे खा नहीं सकते हैं। क्यों? जैसे मैंने नाश्ते का बोल खोला, उसमें मरा हुआ कॉकरोच मिला। क्या? हमारी छोरी नीलू ने इस घर में जगह दिलाने के लिए सबसे पहले उसे राजवर्धन जी के दिल में जगह दिलानी होगी। और किचन में पेस्ट कंट्रोल वाले केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। राज खाएंगे क्या? नाश्ते के बाद राज को दवाई देनी है। एग्जैक्टली। और पापा जी तो बाहर का भी नहीं खाते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मेरे से मिलने आए। धन्यवाद।
आप सबने मैंने 7 दिन का समय दिया था आपके पैसों ने वापस लौटाने के लिए। आज 5वां दिन है। आपके सामने वो ब्रीफ केस रखे हैं। आप लोगों का जितना भी हिसाब बनता है उसके हिसाब से इन ब्रीफ केस में पैसे हैं। ब्रीफ केस पे सबके नाम के टैग हैं, तो आप बैग उठाकर एक बार चेक कर लीजिए। अलावत फार्मेसी का CEO होने के नाते हमें हमारे पैसे टाइम से लौटाने का ये आपने पहला सही काम किया। 1 मिनट। इससे पहले कि आप इन पैसों ने हाथ लगाएं, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। अगर आपने इन पैसों को हाथ लगाया तो उसका मतलब ये होगा कि अब आपका अलावत इंडस्ट्रीज से कोई लेना देना ना है। फ्यूचर में अलावत फार्मा की ग्रोथ से या प्रॉफिट से आप लोगों ने कोई मतलब ना होगा, क्योंकि अलावत इंडस्ट्रीज भगोड़ों के साथ काम ना करती। इन पैसों ने हाथ लगाने से पहले आप सोच लीजिए कि आप लोगों ने भगोड़ा बनना है या फिर जिस तरह अब तक आप अलावत इंडस्ट्रीज से जुड़े रहे हैं उसी तरह लॉयल्टी के साथ फ्यूचर में भी आपने अलावत फार्मा की ग्रोथ और उसके प्रॉफिट के साथ जुड़े रहना है, उसका भागीदार बनना है। मैं आप लोगों ने 2 मिनट का समय देती हूँ, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। जिंदल साहब, अरसे से हम अलावत फार्मा के साथ में जुड़े हुए हैं और मिस्टर राजवर्धन को भी हम सालों से जानते हैं। इस कंपनी के साथ में हमारे ऑलमोस्ट फैमिली के जैसे रिश्ते हैं, जिसे हम खत्म करने के फेवर में नहीं है। हमें मीत हुडा पर भरोसा करना चाहिए and I believe we should give her one more chance. And I believe आप लोग भी इस बात से सहमत हो गए। ठीक है। यो कंपनी भी उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहती है जिन पर हमें भरोसा है, जिनसे हम सालों से जुड़े हैं, जैसे कि आप लोग। फाइन, मैं अपने फंड्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। हमें भी बहुत खुशी होगी आपके साथ दोबारा काम करके। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। या तो इस दराज ने पैसे खा लिए या फिर दामाद जी जो कह रहे हैं वो सच है कि ये चोरी छुट्टी भी है और चोर भी। पैसा 3 चीजों का दुनिया में इलाज ही नहीं होता। सर पे चढ़े ताप का, पंडित के श्राप का और आस्तीर्ण के सांप का।
पापा जी, मैंने पैसे ना निकाले। सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सफाई उन्हें दी जाती है जो भरोसा करना नहीं जानते, और तुम पर मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। बात तो हाथ से निकल गई भाई साहब। आखिर पैसे गए किधर? दामाद जी, आपने पैसे निकाले दराज से। अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं चाबी देता ही क्यों? लो, दामाद जी ने तो पैसे लिए ही नहीं, और इस दराज में पैसे ये तो दो ही लोगों को पता था, एक दामाद जी को और दूसरा इस चोरी को, और तीसरे के पास तो चाबी थी नहीं। इसका मतलब है कि ये चोरी झूठ बोल रही है। ताकि लोगों को भी तो पता चले कि तू झूठी है और चोर भी। बोल, खाती है कसम? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हर साल मेरा मीत गणेश जी लाने जाता था, हम सब साथ में खुशियां मनाते थे, कितने खुश हुआ करते थे हम सब उन दिनों। लेकिन जब से राज ने मेरे बेटे को बेटा मानने से इनकार कर दिया है, सब कुछ बिगड़ गया इस घर में। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, गणेश उत्सव के बहाने पूरा परिवार साथ में मिलकर पूजा कर रहा है। मैं तो गणेश जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे सारे विघ्न हर ले और फिर से हमारे परिवार में खुशियां बरते। अब आप सभी लोग पति पत्नी के जोड़े में आगे आइए और गणेश जी की आरती कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। सॉरी नहीं, आरती तुम ही करोगी, क्योंकि आज भी तुम ही इसकी पत्नी हो। डिवोर्स के पेपर सिर्फ अभी कोर्ट में सबमिट हुए हैं, डिवोर्स मिला नहीं है अभी तक। मगर पापा जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गणपति जी को घर पे लाने का फैसला तुम्हारा था, और तुम्हारी वजह से घर के सारे सदस्यों को मौका मिल रहा है उनके दर्शन का। इसलिए आरती तुम ही करोगी। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेरा दिल कहता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मेरा मीत मन ने नीचे दिखाने के लिए ऐसी जालसाजी कतई न करेगा। तू दिल छोटा मत कर। तो क्या हो गया अगर तेरे हाथ के बने हुए लड्डू गणेश जी पर ना चढ़ पाए तो? हम दोनों शाम को मिलकर पास वाले अनाथ आश्रम में जाके लड्डू बांट सकते हैं। वैसे करेली काकी, आप ना हर बार शरत एक तरफा ही लगाती हो। अगर आज मैं शरत में जीती हूँ तो फिर आपको कोई ना कोई जुर्माना तो भरना चाहिए ना। क्या मतलब? अरे माथे पे इतने मोटे मोटे बल ना डालो, ऐसा कुछ ऐसा वैसा या बहुत बड़ा करने के लिए ना बोलने वाली मैं तो बस गणेश जी की सेवा करने के लिए कहूंगी। अब मैंने और नीलू ने लड्डू तो बना दिए भोग के, आप ना बर्तन सेवा कर लो, पुण्य मिलेगा। तो यो कह रही है यो लड्डू के बर्तन मैं दूंगी। मैं तो बस सेवा करने के लिए कह रही हूँ, और भगवान की सेवा करने में तो आपने कोई आपत्ति ना होगी, है के? यो ही मौका है मेरे पास करेली काकी के कमरे में जाके छानबीन करने का। भाभी जी, वैसे तो ये मेरी समधन है, इसे सर आंखों पर बिठाना चाहिए,
लेकिन आज इसे ऐसे बर्तन धोते हुए देखकर ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तुझे आइडिया भी नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरी तो जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई इनको ऐसे देख के, है ना भाभी जी? चलिए यहाँ से चलते हैं, अगर उसने देख लिया ना तो फिर से कोई हंगामा खड़ा कर देगी। चलिए चलिए, दो दो अच्छे से दो। माता रानी का शुक्र है जो नीलम ना आई। मैं जल्दी से कमरे की तलाशी ले लेती हूँ। अगर बर्फी काकी ने पैसे चुराए हैं तो जरूर यहीं कहीं छुपाए होंगे। मैं जानती हूँ कि मारे से बदला लेने के लिए और मारा मजाक बनाने के लिए उस चोरी ने मन में बर्तन धोने का काम दिया है। और यो तमाशा देखने के लिए और मजे लेने के लिए तो उसे होना चाहिए था ना यहाँ पे। ये कर रही है चोरी, खुद को निर्दोष साबित करने में लगी होगी। आखिर कल तक का ही तो वक्त है ना उसके पास। अम्मा, मैं आपकी मदद कर दूं? पहले जाके देख कि तारी सौत कहाँ है और आके बता मरने। आप हॉल में आई थी तो वो तो वहां से निकल गई थी। मैंने उन्हें आपके रूम की तरफ जाते हुए देखा। बड़ी जबरदस्त चाल चढ़ी उसने। हमारे को काम पे लगा के हमारे कमरे में घुस गई है। अम्मा, आपको नहीं लगता आपने मीत के सामने बहुत मुश्किल सिचुएशन रख दी है? मतलब 48 घंटों की मोहलत। ठंड ने उस पर दया आ रही है, वो भी चढ़ी है। पिछड़े सारे लोगों के बीच में ये कहा कि इस घर से अनाथों के लिए जाने वाले प्रसाद तू चढ़ा देना, तो चढ़िए। मेरा मतलब है अम्मा, उन्हें देख के लगता नहीं है कि चोरी उन्होंने की होगी। यही तो, यही चाहती है कि उसे देख के किसी को ना लगे कि चोरी उसने की है। तू भी आ गया ना उसके झांसे में। तो उस चोरी को पहचानने में भूल कर सकती है, मैं नहीं। उसकी भोली भाली सकड़ के पीछे 24 घंटे जो सातर दिमाग चलता रहता है ना, वो इसी मौके की तलाश में है कि कब तारा हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दे। और तू उसकी महिमा गारी से बार बार हरा रही है। तन्ने दिखना रहा, आज लड्डू बनाने में भी जीत गई वो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता राम, दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने और दोनों में से किसी ने डिसाइड भी नहीं किया कि कौन से रंग का कपड़ा पहनना है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों एक साथ। इसे मानो तो भगवान का इशारा ही मान सकते हैं कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, है ना? सही कहा तुमने। मेरी सारी कोशिशें, मेरे सारे एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं क्योंकि मीत दीदी हमेशा मेरे और मीत के बीच आ जाती है। अम्मा सही कहती है।
ये मेरी सौतन है, अब मुझे भी दिल से नहीं दिमाग से ही खेलना होगा। मीत हुड्डा, जिसे आप धोखेबाज कहते हैं, उसने ऑफिस में क्या किया? कैश गायब करना, पैसे की चोरी, आपका भरोसा तोड़ा उसने। और अब चलिए खुद को इनोसेंट साबित करने, जबकि हम सब जानते हैं कि चोरी उसी ने की है। मैं जानती हूँ आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा है जो आप किसी से भी नहीं कह पा रहे हैं। सही कह रही हो तुम, मन में मेरे कई सारी बातें तो चल रही हैं। हैरान हूं, परेशान हूं कि मीत ऐसा कर सकती है। मेरा मन, 1 साल पहले तक मीत जो फैसला लेती थी, जो डिसीजंस लेती थी, चाहे वो सही हो वो गलत हो, मैं उसके साथ खड़ा रहता था। लेकिन अब उसने कोई वजह नहीं छोड़ी है जिससे मैं उस पर भरोसा कर सकूं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मीत है ऐसी। वो जिद्दी है, वो अड़ियल है, वो बिल्कुल उस चींटी की तरह है जो अपने ऊपर अपने से कहीं ज्यादा वजन ढोकर बस आगे बढ़ना जानती है। रास्ते में कितनी भी रुकावट आ जाए वो नहीं रुकेगी। अगर उसे दीवार पर चढ़ना है ना, तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, फिसलेगी, गिरेगी, दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी हार नहीं मानेगी। बिल्कुल वैसी है मीत। फिर मीत ने ऐसा, अरे भाई कहाँ हैं सब लोग? नीचे आ जाओ, हॉल में पूजा के लिए आ जाओ, आ जाओ। जो टेम मिला है उसमें अपने आप को बेकसूर साबित कर ले, नहीं तो सब लोग यही समझेंगे ना कि तू ही चोर है। एक दिन बीत गया है, कर जल्दी जो भी करना है। एक दिन बीत गया है काकी जी, तो एक दिन बचा भी तो है। और आपने मेरी इतनी चिंता हो रही है उसके लिए थैंक यू। मन ऐसा लग रहा है कि बर्तन सेवा में ना, बर्तनों के साथ साथ आपने अपने दिल का मैल भी धो डाला। जो वक्त मिला था तड़ने, उसे तो तूने दूसरों के कमरों की तड़ा से लेने में गवा दिया। जो भी करना है जल्दी कर ले, अब तक न सबूत हाथ लगा न चोर। सबूत भी मिल जाएगा और चोर भी। आपने बड़ा भरोसा है ना अपनी बात पर। अगर मैंने साबित कर दी कि मैं बेगुनाह हूँ और चोर ने ढूंढ के सबके सामने ले आई, तो आप क्या करोगे? साबित तो ना कर पाएगी तो। और अगर मैंने कर दिया तो? तो फिर मैं सबके सामने थारे पैरों पे झुक के अपने कहे हुए शब्द वापस लूंगी कि तू चोर ना है। थारा पैर पड़ के माफी मांगूंगी जो तूने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। हमने इंतजार रहेगा उस पर का। अब आप लोगों के हाथ में एक एक करके कुछ चीजें दी जाएंगी और आप लोगों ने उन्हें छू कर पहचानना है कि आखिर वो क्या है। और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा वो इस गेम का विनर होगा। तो शुरू करते हैं। मुझसे शुरू हो रहा है?
हमें 4 चीजें दी गई और आप लोगों ने बहुत बढ़िया खेला, लेकिन अब है फाइनल राउंड, 5वां राउंड। अब आपके हाथ में जो दिया जाएगा उसने पहचान कर आपको लिखना है कि आखिर वो क्या है, और इसके बाद पता चलेगा कि विजेता कौन है। हे माता रानी, क्या हो गया? अरे ये बच्चों को कितनी बार कहा है कि खिलौनों से खेलकर उसे समेट कर रख दिया करें। ये कंचों से देखो ना, इतनी लग गई तो ठीक है ना बेटा? बहुत दुख रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, पहले मीत बेटे को मधुमक्खी ने काट लिया और अब ये गिर गया। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं आई, ना कुछ भी हो सकता। ये जो जल्दी उसके कमरे में ले चलो और पैर के नीचे तक क्या रख दो, आराम मिलेगा उसे। चल बेटा, चल आराम से आराम से चल, पूरा वेट मत देना, चल। संभल के, आराम से। चाचू बहुत पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ा मार रहा हो मुझे। जरा भी आराम नहीं है चाचू। सुना ना, वो डॉक्टर ने जो पेन किलर लिखी थी ना, वो जल्दी से दे दो इसको रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा। जल्दी जा। मम्मी जी, वो दवाई तो कल ही खत्म हो गई थी और मैंने इसलिए नहीं मंगवाई क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अरे लेकिन ऐसा कैसे? मैं केमिस्ट से जाके कोई दवाई ले आती हूँ। नीलू के कमरे में पेन किलर रखा है, ड्रॉर में है, जा लेके जा ना जल्दी। ठीक है। बहुत दुख रहा है चाचू। मैं भी देखती हूँ अब तुम मुझे कैसे हराती हो। मचाती रहो शोर, कोई नहीं आने वाला। हाँ, ये ले बेटा, ये ले बेटा। हाँ। दरवाजा किसने बंद कर दिया? कोई है? वो बहू बेटा कहाँ रहेगी? दवाई लाने तो वो गई थी ना? पता नहीं अम्मा, मुझे बस दवाई का पता दिया और चली गई। चली गई? बताओ, ऐसे कैसे चली गई? यहाँ एक इंसान दर्द से तड़प रहा है और वो बीच में छोड़ के चली गई। गैर जिम्मेदार चोरी है। तू तो ऐसा कर, जा जाके दामाजी का ख्याल रख। देख उनको किसी चीज की जरूरत तो ना है, और ख्याल रखना कि आराम करे। जा। खुल क्यों ना रहा है? मेरे पास मेरा फोन भी ना है।
इज्जत के लिए भी किसी ने न बुला सकती। भजन से घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और उस छोरी का बार बार दरवाजा खटखटाना भी किसी को सुनाई ना देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस कमरे में जानबूझ के बंद किया गया है। जरूर नीलम ने करेली काकी की मदद ली होगी, तभी उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आप जो कुछ भी मेरे बारे में सोचती हो ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे पति से मतलब है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप हम दोनों के बीच आए। अरे आप तो इस अलावत फैमिली में रहती है, मुझसे तो ये तक बर्दाश्त नहीं होता। पता है, सिर्फ आपकी वजह से ये परिवार दो हिस्सों में बटा है। आप अभी के अभी चले जाए ना तो ये वापस परिवार इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपने अपनी झूठी बातों से ना इस पूरे परिवार को एक झूठी डोर में बांध रखा है और उन पर लदी हुई है। असल में आप इस परिवार से जाना ही नहीं चाहती। बहुत हो गया, अपनी बकवास ना बंद कर ले। किसी जंजीर से ना बांध रखा मैंने इस परिवार को। जिस डोर से हम बंधे हैं ना, उसे प्यार और रिस्पेक्ट कहते हैं। और इसी वजह से यो परिवार और मीत मेरी बात सुनेंगे। जब मैं उन्हें बताऊंगी कि तूने क्या करतूत की है, मैं सबने बताऊंगी कि चोरी तूने की है। आप ऐसा नहीं करोगी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी।